पहला क्वेश्चन क्या है कि देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है कि इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे कि मीरा कुमार तो करेक्ट आंसर, लेकिन इससे 2-3 फैक्ट और समझिए और जानिए, है ना। यहाँ पे अगर बात करें कि देश की प्रथम महिला की बात होगी कि मीरा कुमार थी, ठीक है, मीरा कुमार थी देश की प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्ष। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछेगा। ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक, और ये कोटा से सांसद हैं, ठीक है, कोटा से ये सांसद हैं। तो यहाँ से 2 फैक्ट और आपको समझ में आया, ठीक है, जानने वाली चीज़ होगी। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये तो यहाँ पे होगी थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अगर पुरुष की बात करें, इसमें और उसमें प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन थे, याद रखिएगा, जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, ठीक है, मावलंकर, ये जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कौन कौन फैक्ट याद हुआ कि वर्तमान में जो ओम बिरला है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और प्रथम अगर बात करें कि पुरुष में कि प्रथम पुरुष में अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो जी.वी. मावलंकर थे। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया था। तो कब प्रतिबंधित किया था, यहाँ पे समझिएगा बात। सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में, किसके मीन्स की कहने का मतलब किसके सहयोग से हुआ था। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद रखिएगा, और दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन दोनों के जो है कह सकते हैं कि प्रयास से ये जो सती प्रथा को समाप्त किया गया, है ना, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में किस एक्ट के तहत, एक्ट जो था यहाँ पे याद रखिएगा 17, ठीक है, एक्ट 17 के तहत इसको क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1-2 बातें और, जैसे कि सती प्रथा का अगर सांकेतिक जो प्रमाण मिला था, है ना, सांकेतिक प्रमाण कहाँ मिला था, सांकेतिक प्रमाण जो मिला था आपको अथर्ववेद में मिला था, है ना, अथर्ववेद में मिला था। यहाँ पे एक और फैक्ट है, एक चीज़ और याद रखिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, एरन जो अभिलेख था, ठीक है, एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से और भी फैक्ट याद हुआ। सांकेतिक प्रमाण कहाँ से मिलता है, अथर्ववेद में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो सती प्रथा का अभिलेख, जो सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख का प्रमाण मिलता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयास से एक्ट 17 के तहत 1829 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भू राजस्व की दर किसके काल में सर्वाधिक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चले आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 1929 में, ठीक है, लाहौर के अधिवेशन में। 1929 के कहाँ पे, किस में, कहाँ, तो लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने 1929 में किया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और फैक्ट वाली बात है, यहाँ पे दूसरा फैक्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पे किया गया था, इसी समय किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। हालांकि 1936 में भी कहाँ से यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो इनकी जो होती 1936 में भी लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ के ही
लखनऊ, याद रखिए 1936 में भी लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, और एक बार और की यहाँ पे बात करते हैं 1937 में भी किए थे, ठीक है। तो 1936 और 37, 1937 में कहाँ किए थे, फैजपुर में, ठीक है, फैजपुर। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के, और 1937 में फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हिस्सा थे इसके, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से फैक्टर याद करिए है कि 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा किया कि मैं एक गणतंत्रवादी हूँ, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट आपने यहाँ से और सीखा। आगे बढ़ेंगे। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। जो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था मेहरगढ़ से मिला था, है ना। चलिए, और ये कहाँ है? अगर बात करें मेहरगढ़ है कहाँ, तो ये आपका दक्षिण बलूचिस्तान का भाग है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। चलिए, यहाँ से एक और फैक्ट अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ पे लोथल के बारे में देख रहे हो कि लोथल के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, जहाँ पे बंदरगाह का, ठीक है, बंदरगाह का प्रमाण मिला था, ठीक है। बंदरगाह का प्रमाण यहीं से मिला था लोथल में, ठीक, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में रिसल्टिंग क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे, तो आप लोग सभी बता दीजिएगा इजी वे में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, जरा जानेंगे, जो रिसल्टिंग रेलवे के पेपर में आया था कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, आयोग की स्थापना पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। 1948 में एक पूछा गया था परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? विभाग की स्थापना पूछा था, कब हुआ था? 1954 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, रिसेंटली। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित दर्रा का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा योंगयाप, ठीक है, योंगयाप। अब यहाँ से और भी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में कौन सा दर्रा है? मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैं लिखा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल में कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पे बोमडीला, ठीक है, बोमडीला। एक और है दीकू, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे सिक्किम में भी याद रखिए, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में कौन सा? नाथुला दर्रा, बहुत बार पूछा गया, नाथुला दर्रा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जायलेपला। तो 3 तो यहाँ से याद हो गया। एक और याद रखिएगा कि जैसे कि उत्तराखंड में, चौथा उत्तराखंड में कौन सा भाई? नोट कर लीजिए, उत्तराखंड में हो जाएगा यहाँ पे लीपू लेक, ठीक है, ये भी पूछा गया काफ़ी बार, लीपू लेक, है ना। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बात करते तो कौन सा? बनिहाल, ठीक है, बहुत बार पूछा गया बनिहाल दर्रा, ठीक है। फिर एक और यहाँ से पूछा जाता है जोजिला दर्रा, यहाँ से पूछा जाता है। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में और याद कर लीजिएगा बुर्जिल, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। चलिए अच्छा, एक और हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा, छठा में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा भाई? तो यहाँ पे रोहतांग, ठीक है, रोहतांग हो गया। एक और नोट कर लीजिए बड़ा लाचा। चलिए मैंने बता दिया, 5-6 बता दिया। आगे बढ़ेंगे। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्तम महासागर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर है। इसका आकार पूछा जाता है तो एस आकार का होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में, सवाल नंबर 9 पर कि जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आपको आंसर आपको बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान रहता है, ठीक है, एक समान रहता है। आगे बढ़ेंगे, पूर्व का मोती व रतन द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। यहाँ से एक दो बातें फैक्ट करने याद करने वाली बातें, जैसे कि बेसिन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? बेसिन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, स्टॉकहोम को, ठीक है, स्टॉकहोम को। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी याद कीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, लिली का देश किसे कहा जाता है? लिली का देश, लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को, ठीक है, कनाडा को। फिर एक और आता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। चलिए आगे बढ़ेंगे इस सवाल पे कि देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसलमेर भारत का सबसे गर्म जिला है, ठीक है, ये भारत का सबसे गर्म जिला है, ठीक है, एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसके शासनकाल को? कुछ शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिए कि जहांगीर के शासनकाल को पता है क्या कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को इसको कहा जाता था स्वर्ण का या चित्रकाल का, ठीक है, स्वर्ण काल का चित्रकला, है ना, मुगल काल का स्वर्ण काल चित्रकला के लिए, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे चित्रकला का स्वर्ण काल, है ना, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था जहांगीर के शासनकाल को, है ना। तो यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा, बाबर का बेटा कौन था? तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां, और शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब, औरंगजेब। ये फैक्ट याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में कभी इसका जो है क्रम पूछ दिया जाता है। चलिए आगे सवाल पे बढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? न्यूटन मीटर, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? वो न्यूटन पर मीटर, है ना, सॉरी, न्यूटन पर मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए यहाँ पे एक फैक्ट और याद रख लीजिए, यहाँ पे तो न्यूटन मीटर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ही होगा। एक फैक्ट और याद रखिएगा, इसका जो है ना, जो डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव को हम कैसे लिखते हैं? इसको गामा से सूचित करते हैं और फोर्स बाय एल लिखते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा M1L0T-2 होता है, ठीक है, ये रट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ पे फोर्स का भी पूछा जाता है कई बार कि फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का लिख लीजिए MLT-2, ठीक है, MLT-2, ठीक। यहाँ पे मैं अच्छा से नहीं लिखा तो मैं फिर से लिखता है MLT-2, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, अच्छा से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, F बराबर MLT-2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, यहाँ तक तो हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया था, न्यूटन मीटर को या फिर इसको क्या लिखा जाता है? डाइन पर सेंटीमीटर भी इसको लिखते हैं, है ना, न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किस तत्व में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, साधारण नमक का रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व तो मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम,
आगे बढ़ेंगे सवाल में, पृथ्वी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो देखिए बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तपेदिक जो होता है बैक्टीरिया से होता है, बाकी ये जो होता है वायरस से होता है, मम्स जो होता है ये भी वायरस से होता है, ये आपका डिजीज़ जो है लीवर से रिलेटेड है, ठीक है, ये लीवर का डिजीज़ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और मम्स में होता क्या है कि ये आपका जो सैलिवरी ग्लैंड है वो स्वेलिंग हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अस्मेलाइट है ना, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अस्मेलाइट। अस्मेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट का, है ना, इसका हो जाएगा कोबाल्ट। निकल की अगर बात करें तो निकल का जो है अयस्क कौन सा अयस्क का नाम क्या है? तो निकल का नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, मिलेराइट, ठीक है, मिलेराइट, ठीक। और कैडमियम का अगर अयस्क लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ग्रीनोकाइट, ठीक है। चलिए अब क्रोमियम तो क्रोमाइट से निकलता है। चलिए 2-4 फैक्ट आपको याद हो गए। आगे बढ़ेंगे कि जहाज के पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा मेटल। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पीलिया बीमारी से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीवर, ठीक है। पीलिया यानी जॉन्डिस, जॉन्डिस में लीवर जो होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, ये प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मीन्स कि जॉन साल्क एवं अल्बर्ट साबिन, ठीक है, दोनों थे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मनुष्य का सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कैलोलॉजी, ठीक है, कैलोलॉजी। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ओनीरोलॉजी का, है ना, यहाँ पे ओनीरो लिखा हुआ, ओनीरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो ओनीरोलॉजी इसको कहा जाता है। कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है यूज़, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साख मुद्रा को, है ना, यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन कि साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वर्ण मुद्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया कब शुरुआत किया गया था? इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर, ठीक है। और 25 सितंबर ये खास दिन इसलिए भी हो जाता है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी था, ठीक है ना, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी का क्या था? जन्मदिन था, ठीक है, 25 सितंबर को, ठीक। और इसी दिन 25 सितंबर को मेक इन इंडिया जो है यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, क्लियर। यहाँ पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 25 सितंबर को मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था, ये योजना का शुरुआत किया गया था। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिए, 2014 में काफ़ी फेमस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था उस समय के लिए, खासकर जब जनधन योजना आया था, है ना, और आज भी इसकी जो है विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, जनधन योजना, है ना, गांव कस्बों में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। 3 तरह का जो आपात होता है, 352, 356 और 360। तो 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है, लगता है इसमें, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 में क्या होता है भाई? वित्तीय, ठीक है, यहाँ पे वित्तीय आपात लगता है, वित्तीय आपात। एक क्वेश्चन और यहाँ से 2 फैक्ट और याद हो गया आपको, है ना। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 360 की अगर बात करते हैं, वित्तीय आपात की बात करते हैं, तो अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है ना, एक बार भी
लागू नहीं हुआ है ना। ये फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि आपात, राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये अब तक 3 बार लग चुका है। ये अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब? तो 1962, 1971 और 1975। इसमें कब लगा था? कि जब चीन आक्रमण हुआ था, तब चाइना आक्रमण हुआ था। यहाँ पे भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो ठीक है, भारत और पाक का युद्ध हुआ था तब। और ये 1975 हुआ था कि आंतरिक अशांति के कारण, है ना, आंतरिक अशांति के कारण। हालांकि जो अब आंतरिक अशांति की बात करते हैं तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि केवल विदेशी आक्रमण, ठीक है, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के कारण अब यह नहीं किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मिर्च किस कुल का पौधा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है कांग्रेस के 55वां अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता किसने किया था, है ना। 55वां अधिवेशन किसने किया था, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ठीक है, 55वां जो था अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता किसने किया था? JP कृपलानी। कब किया था? 1946 में। ठीक है, 1946 में, आज़ादी के समय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि यहाँ पे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे, क्योंकि 1946-47 में यहाँ पे जो था भारत आज़ाद के जो समय का दौर शुरू हो चुका था यहाँ पे आज़ादी का। और अगर बात करते हैं आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी बाद 1948 में, ठीक है, आज़ादी बाद कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, जो जयपुर में हुआ था, किसने किया था? जयपुर में किया था पटाभी सीतारमैया ने। ठीक है, पटाभी सीतारमैया 1948 में। ठीक है, 1946 में आज़ादी के समय में मेरठ की अध्यक्षता जो कि 55वां था JP कृपलानी द्वारा। और यहाँ पे JP कृपलानी को एक बार और याद कीजिएगा यहाँ पे कि झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये झंडा समिति के क्या थे? अध्यक्ष भी थे, झंडा समिति के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलिए इसका फैक्ट याद होने के बाद आगे बढ़ेंगे कि किस अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा। तो दास प्रथा कब अंत हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, तो कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। और किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 5। और किसके द्वारा, ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा एलन बरो द्वारा। ठीक है, एलन बरो द्वारा क्या किया? इसे समाप्त किया गया। एलन बरो द्वारा क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, कि एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एलन बरो द्वारा ये दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत। ठीक है, 1829 में तो आप सभी को पता है कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था एक्ट 17 के तहत, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डाउन शीतोष्ण जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको बेल्ट्स भी पूछ दिया जाता है कि बेल्ट्स के घास का मैदान को कहाँ है। तो ये है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रेरी भी पूछा जाता है कई बार। तो प्रेरी कहाँ पे? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। एक और पूछा जाता है पंपास। ठीक है, पंपास कहाँ पे? तो यहाँ पे पंपास हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, पंपास हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे कंपास की अगर बात करें तो कंपास कहाँ है? कंपास हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ठीक, और अगर बात करते हैं यहाँ पे एक पुस्टाज भी पूछा जाता है, पुस्टाज, ये है यूरोप का। ठीक, तो ये 4-5 फैक्ट याद रखिएगा। वेल्स दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, कंपास ब्राज़ील और पुस्टाज यूरोप। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है ना।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक कौन जारी करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप जरूर इन्हें नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपको जो रिसेंटली रेलवे के पेपर में पूछा गया है। ठीक, जैसे कि अगर बात करते कि पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी कौन करता है, ये आप नोट कर लीजिए। तो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है ना। इसकी स्थापना कब इस्टेब्लिश पूछा गया है, ठीक है, 1945 में। WTO मीन्स की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। ठीक है, विश्व बैंक का हुआ था 1944 में। ADB का 1966 में। अब इसका मुख्यालय भी पूछ देता है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा जेनेवा में, है ना। इसका हो जाएगा मनीला में। ठीक, और इसका जो हो जाएगा वाशिंगटन DC USA। और इसका भी, है ना, IMF का भी, दोनों का सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद बताना है आपको, किस अनुच्छेद के में ये वर्णित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। ठीक, एक क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में। ठीक है, 1997 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। और इसलिए भी फेमस है कि इन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, है ना। ठीक, और इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है ना, इनके एक लिखा हुआ एक पुस्तक था क्या भाई, इग्नाइटेड माइंड्स, है ना। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के पुस्तक इन्होंने लिखा था। क्लियर। और एक और यहाँ पे आता था क्वेश्चन कि इंडिया 2020 मिशन, ठीक है, इंडिया 2020 मिशन भी इनकी पुस्तक है, मीन्स कि इनके लेखक हैं। इंडिया 2020 मिशन के लेखक भी इन्होंने, इसका लेखक APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो 2-3-4 फैक्ट आपको याद रखने होंगे। ठीक, तो भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति भी बने 1997 में, इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। यूनाइटेड माइंड्स की पुस्तक इन्होंने लिखा। इंडियन विजन 2020 भी इनकी लिखी हुई पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत की बात करें माउंट एवरेस्ट को तो कोमोलांगमा, ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है, कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। और अगर नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में, है ना, नेपाल में। ठीक, चलिए, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी को पता है कि कितना होता है, 8,848 मीटर, है ना, ऊंचा है ये। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सस्ते आभूषण बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सस्ते आभूषण बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, इसको आपको बताना है आंसर यहाँ पे। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डच मेटल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डच मेटल। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मिट्टी में जो क्षारक तत्व को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। मिट्टी में क्षारक तत्व को घटाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जिप्सम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, CaSO4 × 2H2O, जिसे और भी क्या कहा जाता है, 2H2O, है ना। इसको और क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती है। तो धमनियाँ किसकी वहन करती है, जिसको कहते हैं आर्टरी, है ना। आर्टरी किसका वहन करता है, ऑक्सीजन, मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये वहन करता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है, वहन करता है धमनियाँ। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो हो गया आर्टरी की बात कर रहे थे, है ना, आर्टरी की बात कर ली। यहाँ पे एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि सीरा के बारे में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं वेन, है ना, क्या कहा जाता है, वेंस। ये क्या करता है,
ये डीऑक्सीजनेटेड बल्ब मीन्स कि अशुद्ध, कह सकते हैं अशुद्ध रक्त को ये ले जाता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। और धमनियाँ क्या करता है यहाँ पे, ये करता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजनेटेड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है ना। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से कहाँ को, सारे टिश्यू से कहाँ को ले जाता है, ये हार्ट को ले जाता है। और ये क्या करता है, हार्ट से पूरे बॉडी में ये ले जाता है धमनियाँ, है ना। ये क्या करता है भाई, धमनियाँ, ध्यान रखिएगा। ये हार्ट टू ऑल बॉडी, है ना, हार्ट टू ऑल बॉडी। और ये क्या करता है, ये हार्ट को ले जाता है ना। ये सारे जो ये कह सकते हैं बॉडी टू हार्ट, ये बॉडी टू हार्ट को ले जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि धमनियाँ तो शुद्ध रक्त को ले जाता है, यहाँ से एक और आता है कि ठीक है अपवाद के तौर में कौन सा होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है, जो कि शुद्ध रक्त नहीं, जो कि अशुद्ध रक्त ले जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक पल्मोनरी वेंस भी होता है, जो कि अशुद्ध नहीं शुद्ध रक्त ले जाता है। तो यहाँ से ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख। तो गाइज़ यहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बताया है। आई होप कि सारे अगर डिस्क्रिप्शन को आप अगर किसी कॉपी में नोट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और एक दिन एग्ज़ाम में तक ऐसा होगा कि आपके पास काफ़ी अच्छी नोट्स जीके बन जाएगी, और आप हर एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे जीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आप लेकिन ईमानदारी से अगर सारे वीडियो को पूरे वीडियो को पूरे तरीके से देखेंगे, पूरे शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर अदरवाइज़ आप 2-3-4 मिनट देख के छोड़ते हैं तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। तब आपको ये लगेगा कि इनके वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप फालतू का गाली दोगे। लेकिन गारंटी कहता हूँ कि अगर पूरे के पूरे वीडियो देख लेते हैं, पूरे मिनट जितना भी इसका है, जितना ड्यूरेशन का मैं वीडियो बना पूरे देखते हो, गारंटी है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। कुछ कई क्वेश्चन में एरर हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके पूछ लेना, उसको मैं सही करके बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।